this is lecture number 13 of thermal physics, and in this part we will complete with heat engine and the Carnot engine, and then we will study about refrigerator, and then we will start with कैलोरीमेट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में। तो देखते हैं हीट इंजन क्या होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं हीट इंजन। पहले हम हीट इंजन का लाइन डायग्राम पढ़ेंगे। ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी आप फॉर्मूला भूल जाते हैं और अगर आपके पास ये डायग्राम आपको याद है, लाइन डायग्राम हीट इंजन का, तो हम इजीली फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए हीट इंजन क्या है। हीट इंजन में क्या होता है, हमारे पास सोर्स होता है और सोर्स जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, और हाई टेम्परेचर को हमेशा हम T1 लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको लिख के दे सकता है कि सोर्स का टेम्परेचर है इतना, तो आपको T1 लेना है। तो T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर, और T1 सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाई होगा। फिर ये है आपका हीट इंजन। एक्चुअली क्या होता है हीट इंजन, जैसे अगर हम बात करते हैं मोटरसाइकिल में, तो मोटरसाइकिल में आप क्या करते हैं, बाहर से पेट्रोल डालते हैं, तो वो जो पेट्रोल है उस पेट्रोल और को हम जलाते हैं। उस पेट्रोल को जलाने के बाद जिस चैम्बर में उस पेट्रोल को जलाते हैं वहाँ पे एक गैस होता है, जैसे बाहर का एयर हो गया या कोई गैस लेते हैं, तो जो पेट्रोल जलाने से हीट निकला है वो हीट क्या करता है, इस गैस के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। यहाँ हम पिस्टन कनेक्ट करते हैं, तो ये गैस क्या करेगा, इस पिस्टन को प्रेस करेगा। पिस्टन से हम बेसिकली एक शैफ्ट कनेक्ट करते हैं और ये व्हील से कनेक्ट करते हैं। ये शैफ्ट घूमता है और व्हील भी आपका घूमता है। तो ये मैकेनिज्म होता है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से जो आप पेट्रोल दे रहे हैं वो आपका सोर्स है। तो यहाँ से इस पेट्रोल से हमने क्या किया है, हीट निकाला है। तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, यानी कि हीट सप्लाइड टू द एयर। यहाँ पे जो एयर है यही हीट इंजन का काम कर रहा है, क्योंकि इसी एयर को आप हीट दे रहे हैं। इस एयर में जो मॉलिक्यूल है उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाइएगा। उस काइनेटिक एनर्जी, बढ़े हुए काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, जो आपका पिस्टन है वो पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, जिसके कारण से ये पिस्टन से कनेक्टेड शाफ्ट मूव करेगा। तो ऐसे ऐसे शाफ्ट मूव करेगा तो आपका जो व्हील है वो इधर मूव करेगा। तो हमने हाई टेम्परेचर, सोर्स को हाई टेम्परेचर मानते हैं और T1 इसको मानते हैं। यहाँ से हीट निकला Q1। ये Q1 हीट उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आप सोर्स का टेम्परेचर लीजिएगा। जितना अच्छा फ्यूल उतना अच्छा आप हीट यहाँ से निकालिएगा। तो हीट सप्लाइड हम इस एयर को करते हैं। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, एयर या गैस। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने एयर दिया, एयर में आपने हीट सप्लाई किया, तो यहाँ से कुछ वर्क निकला, और वर्क ये रोटेशनल वर्क में कन्वर्ट हो गया पहिया को घुमाने के लिए। तो यहाँ से वर्क निकला। फिर क्या हुआ कि ये जो एयर था, ये एयर गर्म हुआ। तो अब ये गर्म एयर बेसिकली आपको पता है साइलेंसर से बाहर निकालते हैं। तो फिर कुछ पार्ट जो है वो सिंक में चला गया, और सिंक को हम लो टेम्परेचर मानते हैं, और सिंक को हमेशा T2 टेम्परेचर से डिनोट करेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, बोल दे कि सिंक का टेम्परेचर इतना है, तो आप वो T2 मान के चलिएगा। और सिंक मतलब आप साइलेंसर से हवा बाहर एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो Q2 क्या है, हाँ हीट रिजेक्टेड। जो साइलेंसर से हीट निकालते हैं हीट रिजेक्टेड। और ये Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T2 के। सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा Q2 रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो ये लाइन डायग्राम है किसका, हीट इंजन का। अब यहाँ से देखिए सोर्स का जो टेम्परेचर है जिसको T1 बुलाते हैं वो हाई टेम्परेचर पे है, और सिंक को T2 बुलाते हैं और जो कि लो टेम्परेचर पे है। तो क्या आप यहाँ बोल सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 क्या है, हाँ सोर्स का टेम्परेचर। T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर। और सोर्स हाई टेम्परेचर होता है और सिंक लो टेम्परेचर होता है। तो इतना याद रख लीजिए। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये जो हीट आपने सप्लाई किया है ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक तो वर्क डन, जो आपका बाइक का पहिया घूमा, और एक साइलेंसर से जो हवा बाहर निकला। यानी
Q1 हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वर्क डन और Q2 में। तो क्या हम लिख सकते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन कि Q1 जो आपने हीट सप्लाई किया है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वर्क डन प्लस Q2। Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड टू द एटमोस्फेयर। Q2 क्या है? हीट रिजेक्टेड टू द एटमोस्फेयर। तो यहां से देखिए वर्क डन को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, ये पहला फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इस हीट इंजन का इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। देखिए हीट इंजन का आउटपुट क्या था? पहिया घुमाना यानी वर्क डन, तो आउटपुट आ गया वर्क डन। इनपुट आप क्या दे रहे थे? Q1 हीट दे रहे थे, तो इनपुट आ गया Q1। तो वर्क डन को हम Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अच्छा, Q1 देखिए किसके प्रोपोर्शनल है? T1, तो Q1 की जगह T1 लिख सकते हैं। बताइए T1 क्या है? बिल्कुल सही, सोर्स का टेम्परेचर। सोर्स का टेम्परेचर। T2 क्या है? Q2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो T2 सिंक का टेम्परेचर और T1 तो सोर्स का टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप एक तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, अगर आप परसेंटेज में निकालिए तो मैक्सिमम इफिशियंसी का जो परसेंटेज आएगा वो आएगा, देखिए वर्क डन अपॉन Q1 इंटू 100 लगा दीजिए, फिर इसमें आप इसको अरेंज करिएगा इंटू 100 इसको करिएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q2 क्या है? जो हीट रिजेक्टेड है। Q1 क्या है? जो हीट सप्लाइड है, इंटू 100, या इसको इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 क्या है? सिंक का टेम्परेचर, और सिंक आप ऐसे याद रखिएगा 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, ऐसे याद रखिएगा इंटू 100%। और अगर हम बेसिकली ऐसे भी ये बात कर सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। और जो एक्चुअल इफिशियंसी है वो हमेशा मैक्सिमम इफिशियंसी से कम ही आएगा, क्योंकि मैक्सिमम इफिशियंसी कभी हम यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी में अचीव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पिस्टन घूम रहा है यहाँ फ्रिक्शन का लॉस होगा, और भी जैसे साइलेंसर भी हीट होगा, और भी लॉसेस होते हैं। तो इसलिए हमेशा जो एक्चुअल एफिशिएंसी है मैक्सिमम एफिशिएंसी से कम ही होता है। अगर आप कभी मैक्सिमम 100% एफिशिएंसी चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सोर्स का टेम्परेचर आप इन्फानाइट ले लीजिए, T1, सोर्स के टेम्परेचर को T1 कहते हैं, और जो सिंक का टेम्परेचर है T2 उसको आप 0 केल्विन ले लीजिए, तो जो आपका एफिशिएंसी है वो 100% हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला को देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी बात करते हैं वो होता है W अपॉन Q1। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इस हीट इंजन का इफिशियंसी बढ़ाना है, टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ दिस हीट इंजन, तो आप क्या करिए, यहाँ पे सोर्स में जो आप पेट्रोल ले रहे थे कोई और अच्छा ऑयल यूज कर लीजिए। तो और अच्छा ऑयल यूज करिएगा तो सोर्स का टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो हीट सप्लाइड Q1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखिए इफिशियंसी में अगर आप Q1 ज़्यादा कर देते हैं, नहीं ऐसे देखिए, आप अगर आप एक अच्छा सोर्स यूज करते हैं तो आपको Q1 ज़्यादा मिलेगा, तो यानी कि T1 सोर्स का टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए, और जो हीट लॉस हो रहा है एटमॉस्फेयर में वो कम कर दीजिए, यानी कि T2 को कम कर दीजिए। तो T1 को बढ़ा दीजिए, T2 को कम कर दीजिए, T1 को बढ़ा दीजिए, T2 को कम कर दीजिए, तो आपको एफिशिएंसी इंक्रीज दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, एक साइंटिस्ट थे कार्नोट। कार्नोट ने अपना एक हीट इंजन बनाया था, तो इसलिए हम इसको कार्नोट इंजन बुलाते हैं। देखिए कार्नोट ने क्या किया था कि जैसे अपनी आपने हीट इंजन पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे, जो वर्किंग सब्सटेंस था वहाँ पे एयर लेते थे। तो कार्नोट ने क्या किया, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला उन्होंने हीट इंजन बनाने का कोशिश किया था उन्होंने। तो यहाँ पे वो वर्किंग सब्सटेंस में क्या करते हैं, आइडल गैस लेते हैं, वो आइडल गैस लेते हैं, और उन्होंने हीट इंजन का एफिशिएंसी मैक्सिमम करने का कोशिश किया था। 100% तो कभी नहीं होगा, बट मैक्सिमम करने का कोशिश किया था, इसलिए उन्होंने वर्किंग सब्सटेंस में आइडल गैस लिया था। अच्छा अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि हीट इंजन में एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करता था T1 सोर्स टेम्परेचर पे। जितना अच्छा फ्यूल यूज करिएगा उतना अच्छा सोर्स का टेम्परेचर होगा, उतना ज़्यादा वो हीट सप्लाई करेगा, और वो टेम्परेचर सिंक टेम्परेचर पे
ये था सोर्स का टेम्परेचर और ये था सिंक टेम्परेचर, इस पे डिपेंड कर रहा था। तो कार्नोट ने सेम हीट इंजन बनाया था, तो कार्नोट इंजन भी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, कार्नोट इंजन जो है वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, जो वर्किंग सब्सटेंस है। आप कोई सा भी गैस ले लीजिए, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, उस पर डिपेंड नहीं करता। एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम पढ़ते हैं कार्नोट इंजन क्या होता है। कार्नोट इंजन क्या होता है? हीट इंजन बनाया था कार्नोट ने अपने अकॉर्डिंग। उन्होंने वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन, वो उन्होंने आइडल गैस लिया था। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम बट नॉट 100%। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स यानी कि T1 केल्विन एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक यानी कि T2 केल्विन, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। चाहे आप गैस मोनो एटॉमिक ले लीजिए या डायटॉमिक ले लीजिए या कोई सा भी गैस ले लीजिए, एफिशिएंसी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कार्नोट ने बेसिकली एक ग्राफ बनाया था। 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो उसमें एक ग्राफ होता है। ग्राफ में आपको 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, हम ग्राफ बनाते हैं और उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्राफ बनता है प्रेशर और वॉल्यूम में, ग्राफ बनता है प्रेशर और वॉल्यूम में। और ग्राफ में देखिए आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है। पहले तो आप देखिए कि ये जो चारों ग्राफ है, ये चारों ग्राफ हाइपरबोला आपको गिवन है, हाइपरबोला गिवन है, ठीक है। आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम कर्व है। हाइपरबोला कर्व 2 ही केस में आता है, एक तो आइसोथर्मल कर्व और एक एडियाबेटिक कर्व, यस और नो। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो ये 4 कर्व में से आपको पहचानना है कि आइसोथर्मल कर्व कौन है और एडियाबेटिक कर्व कौन है। मैंने आपको स्पेशल पॉइंट में ये भी बताया था कि आइसोथर्मल कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। तो या तो ये दोनों आइसोथर्मल कर्व होगा या ये दोनों आइसोथर्मल कर्व होगा, दोनों पैरेलल, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, अब कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका सुनिए आप। आपको पता है कि एडियाबेटिक कर्व दोनों हाइपरबोला है, पर एडियाबेटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है आइसोथर्मल कर्व से। आपको पता है स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, यानी एडियाबेटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो आप पहले ए बी और बी सी ग्राफ में, बी सी कर्व में बताइए कि किसका स्लोप ज़्यादा है। तो आप देखिएगा ए और बी में, पॉइंट बी पे ए बी का स्लोप ज़्यादा है, और अगर ए बी का स्लोप ज़्यादा है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और ये ऑटोमेटिकली आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अगर ये आइसोथर्मल तो इसका पैरेलल ये भी आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक तो ये भी एडियाबेटिक। अब ध्यान से सुनिए, अब आप ए बी कर्व में देखिए, जो एरो है वो क्या बता रहा है, एरो ऊपर जा रहा है। आप वी ए वॉल्यूम से वी वी वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्या इसको एडियाबेटिक कंप्रेशन बुला दे? बहुत बढ़िया। अब आप इस प्रोसेस को देखिए बीसी में, बीसी में आप देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहे हैं, एरो देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन बुलाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए सीडी कर्व में, सीडी कर्व में देखिए आप यहाँ से, यहाँ वॉल्यूम वीसी था, फिर यहाँ से वॉल्यूम वीडी हो गया, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरो देखिए, तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाएगा। और सिमिलरली ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा। एक तो आपने प्रोसेस पहचान लिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछेगा कि सारे पॉइंट का टेम्परेचर बताइए। तो मान लेते हैं इस बी पॉइंट का टेम्परेचर है T1, ठीक है। अब आप देखिए बी से सी जाइए आप, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी इस पूरे कर्व पे T1 ही टेम्परेचर रहेगा, तो C पे भी T1 ही टेम्परेचर रहेगा। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर एट B इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 के बराबर है, इज इक्वल टू टेम्परेचर C के बराबर है। क्या ऐसा बुला सकते हैं क्या? ये जो T1 है वो B पे भी जो टेम्परेचर है, क्योंकि पूरा आइसोथर्मल कर्व है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं ये टेम्परेचर है T2, ठीक है। अगेन
ये आइसोथर्मल कर्व है, तो ए से डी में सारे पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ए पे टेम्परेचर T2 है तो डी पे भी टेम्परेचर T2 होगा, और ऐसा हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर T2 जो है दैट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट ए, दैट विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट डी। बोलिए, समझ में आया? चलिए, तो हम T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर देख लिए। अब हम चेक करते हैं कि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है। तो इसको चेक करने के लिए आप देखिए, आप ए से बी तरफ जाइए। आप ए से बी जा रहे हैं तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और कंप्रेसर है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है? टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर गामा माइनस 1। तो अगर आप वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यानी से T2 से T1 जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो ये आ गया सारे पॉइंट का टेम्परेचर और सारे पॉइंट के टेम्परेचर का रिलेशन। समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, T1 इज ग्रेटर देन T2, सारे पॉइंट का टेम्परेचर हम निकाल लिए। अब ध्यान से सुनिए, आपको वॉल्यूम में रिलेशन पूछता है। क्या पूछता है? वॉल्यूम में रिलेशन पूछता है। कैसे? सुनिए, आप ए से बी जाइए। ए से बी जाइएगा तो आप ये इक्वेशन लगाइए ए से बी में, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो ए से बी में लगाइए। तो पहले आप क्या करिए, इस पॉइंट पे लिखिए, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हो जाएगा टेम्परेचर T1 और इस पॉइंट पे वॉल्यूम है VB टू द पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है T2 और इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है VA टू द पावर गामा माइनस 1। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आप इस पॉइंट पे आइए। इस पॉइंट पे अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये सेम इक्वेशन लगाइए C पे। तो C पे टेम्परेचर है T1 और C पे वॉल्यूम होगा VC, तो VC टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू D पे टेम्परेचर है T2 और D पे वॉल्यूम है VD टू द पावर गामा माइनस 1। अब आप क्या करिए, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए T1 T2 खत्म और सारा पावर सेम है तो सारा पावर खत्म। तो यहाँ से देखिए VB अपॉन VC विल बी इक्वल टू VA अपॉन VD। तो इसमें आपको कुछ भी दे करके कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे हम वॉल्यूम का रिलेशन निकाल लिए। ठीक है। अच्छा, सिंस ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, एडियाबेटिक कर्व है, आपको पता है एडियाबेटिक में जो डेल्टा क्यू होता है वो 0 होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी डेल्टा क्यू क्या होगा? 0। पर आइसोथर्मल कर्व की आप बात करिए तो आइसोथर्मल कर्व में आपको पता है कि ड्यू 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस ड्यू। ड्यू 0 है तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। अब आप देखिए बी से सी जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? पॉजिटिव। और वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है P इंटू डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, तो BC में डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसका वर्क डन कैसे निकालिएगा? PV ग्राफ है, साइक्लिक प्रोसेस है, इसका एरिया ले लीजिए, आपको वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन मतलब जो आउटपुट निकला है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा? ये तो हीट इंजन ही है, कार्नोट इंजन है, तो इसमें आप हीट सप्लाई करिएगा, यानी Q1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। ये है हीट सप्लाइड, और फिर यहाँ से हीट रिजेक्टेड होगा, दैट विल बी Q2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, यानी कि हीट रिजेक्टेड, हीट रिलीज्ड। तो ये था ओवरऑल ग्राफ और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हमने बनाया। अब हीट इंजन के बाद उसी का उल्टा है कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट ने इंजन भी बनाया था, हीट इंजन, और कार्नोट ने रेफ्रिजरेटर भी बनाया था। तो मैं पहले क्या करता हूँ, हीट इंजन का वो लाइन डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको आसानी होगा दोनों में कंपैरिजन करने के लिए। मैंने लाइन डायग्राम आपके लिए बना दिया है। ये है आपके पास हीट इंजन। अब हम इसी का कंपैरिजन पढ़ेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेटर। देखिए हीट इंजन में आपने पढ़ा था कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो एयर होता है। अगर हम कार्नोट इंजन ले लेते हैं तो यहाँ आइडल गैस यूज करेंगे, पर कार्नोट रेफ्रिजरेटर में जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो होता है फ्रीऑन गैस। पहले तो आप ये याद करिए। अब देखिए हीट इंजन में हम क्या करते थे, सोर्स जो कि हाई टेम्परेचर होता था T1 टेम्परेचर पे,
वहां से हीट आता था, Q1 हीट आता था और कुछ वर्क डन होता था और Q2 हीट रिजेक्ट हो जाता था। तो Q1 दो पार्ट में डिवाइड करते थे W प्लस Q2, Q1 दो पार्ट में डिवाइड करते थे W प्लस Q2। लेकिन रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, आपको पता है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, जो आपके फ्रीज में फल रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, कोई और सामान रखा हुआ है जिसको आपको ठंडा करना है, उससे रेफ्रिजरेटर हीट एक्सट्रैक्ट करता है और बाहर फेंक देता है। तो आप देखिए, रेफ्रिजरेटर में आप क्या करिएगा, कुछ वर्क डन करिएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये वर्क डन क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर पे काम करेगा और आपके पास जो बेसिकली इनसाइड टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है T2। ये है रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर, जो आप रेफ्रिजरेटर में सामान रखे हैं उसका टेम्परेचर है T2, यानी कोल्ड बॉडी एट लो टेम्परेचर। यहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, फलों से, दूध से हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये T2 टेम्परेचर क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर, यानी कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर के इनसाइड का टेम्परेचर। वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया और ये हीट एब्जॉर्ब किया और बाहर वो रूम में वो हीट फेंक देगा। देखिए एसी का भी तो यही फंक्शन होता है। एसी क्या करता है, एसी में आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, एसी आपके रूम से हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देता है, तभी तो आपका रूम ठंडा होता है। सिमिलर फंक्शन है आपके पास रेफ्रिजरेटर का। आप कुछ वर्क कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फलें हैं, सब्जी हैं, दूध है, उससे वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी T2 किसका टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर के सामान का। तो Q2 एब्जॉर्ब किया और बाहर रूम में टेम्परेचर वो इजेक्ट कर दिया, यानी T1 जो है वो रूम का टेम्परेचर है, T2 क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है। अगेन T2 लो टेम्परेचर होगा, T1 हाई टेम्परेचर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में क्या कर रहे हैं, आप कुछ वर्क डन दे रहे हैं। ये वर्क डन क्या कर रहा है, Q2 टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है फलों से या सब्जी से। तो वर्क डन आप कुछ दे रहे हैं, वो Q2 एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर Q1 में फेंक रहा है। तो ये होगा एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे। तो रेफ्रिजरेटर में Q2 प्लस W इक्वल टू Q1, तो W को लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। हीट इंजन में क्या था कि आप Q1 दे रहे थे, कुछ वर्क डन हुआ, Q2 बाहर निकला, तो हीट इंजन में Q1 इक्वल था W प्लस Q2 और W यहाँ से आ रहा था Q1 माइनस Q2, क्योंकि आप Q2 को इधर भेजिएगा। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में जो वर्क डन आता है वो भी Q1 माइनस Q2 होगा, सेम वर्क डन। पर अब आप देखिए रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, हीट इंजन में एफिशिएंसी कैसे लिखते थे, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या था, वर्क डन, इनपुट क्या था, Q1। पर कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि रेफ्रिजरेटर के लिए आप क्या लिखिएगा, रेफ्रिजरेटर में आप क्या कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फलों के, सब्जियों से, और कुछ वर्क डन आप दे रहे हैं। तो आउटपुट क्या निकला कि हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप। इनपुट क्या दिए, वर्क डन, तो हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन, ये होता है बीटा। पर एफिशिएंसी क्या होता है, W अपॉन Q1, ये हीट इंजन के लिए। और रेफ्रिजरेटर के लिए हीट एब्जॉर्ब, यानी हीट एब्जॉर्ब Q2 है, तो Q2 अपॉन वर्क डन। देखिए दोनों में उल्टा है। और वर्क डन को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, और Q2 को हम T2 भी लिख सकते हैं, और Q1 को हम T1 भी लिख सकते हैं। तो T2 क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर जो फल और सब्जी का है। T1 क्या है, रूम का टेम्परेचर, जहां रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है। समझ में आया? अच्छा, तो ये था कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन। हीट एब्जॉर्ब्ड है Q2, तो Q2 अपॉन वर्क डन। वर्क डन को Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं, तो Q2 को T2 भी लिख सकते हैं, Q1 को T1 भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, ये जो सोर्स टेम्परेचर, ये जो T1 टेम्परेचर है और जो T2 टेम्परेचर है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों के लिए सेम होता है। तो हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वर्क्स एट सेम टेम्परेचर T1 एंड T2, इसीलिए इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा क्या है,
एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर। समझ में आया? तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कैलोरीमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फेज कन्वर्जन क्या होता है और फेज हीटिंग क्या होता है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको समझना पड़ेगा। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जो बचपन से क्लास से हम पढ़ते आते हैं। देखिए, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्जन करते हैं तो इसको फ्यूजन बुलाते हैं। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन फ्यूजन कहलाता है। लिक्विड से वेपर में इसको वेपराइजेशन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर इसको सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखिए, सॉलिड से आपको लिक्विड में जाना है तो आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तो इस सब प्रोसेस में हीट सप्लाई होता है। अभी इस पे आएंगे कि हीट सप्लाई मतलब डेल्टा क्यू तो पॉजिटिव है, पर एल जो लेटेंट हीट है वो क्यों पॉजिटिव है वो हम देखते हैं। आप ऐसे भी चेक कर लिए, आपको पता है डेल्टा क्यू होता है एम इंटू एल, तो यहाँ से एल देखिए ये आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम। एक पर्टिकुलर मास के लिए डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है तो एल भी पॉजिटिव होगा, इसलिए एल पॉजिटिव होगा। अच्छा, फिर दूसरा देखिए, अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको फ्रीजिंग बुलाते हैं। आप वाटर से आइस बनाइए, फ्रीजिंग कहलाता है। वेपर से लिक्विड बना रहे हैं, इसको कंडेंसेशन बुलाइएगा। और अगर वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको बुलाते हैं वेपर फ्रीजिंग। अच्छा, ध्यान से सुनिए, लिक्विड ज़्यादा टेम्परेचर पे था, इसका टेम्परेचर कम कर दीजिए तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ से लिक्विड से टेम्परेचर निकाल लीजिए, हीट रिजेक्ट करिए तो वो सॉलिड में। तो इन सब केसे में हीट रिजेक्टेड होता है, हीट निकलता है, और हीट निकलता है तो डेल्टा क्यू निगेटिव होगा। अगेन यहाँ से देखिए, अगर डेल्टा क्यू निगेटिव है तो एक पर्टिकुलर मास के लिए एल भी निगेटिव होगा, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी, लेटेंट हीट भी निगेटिव होगा। फ्यूजन, सॉरी गलती से निकल गया, लेटेंट हीट भी निगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट करने के बाद अब हम बात करते हैं फेज कन्वर्जन और फेज हीटिंग क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि फेज हीटिंग और फेज कन्वर्जन क्या होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप आइस को हीट करते हैं और आपको आइस ही मिलता है, वाटर को हीट कर रहे हैं वाटर ही मिलता है, वेपर को हीट कर रहे हैं वेपर ही मिलता है, तो इन सब प्रोसेस को हम बुलाते हैं फेज हीटिंग। एक पर्टिकुलर फेज है, उसी को हीट कर रहे हैं, वही फेज मिल रहा है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो इसको बुलाते हैं फेज हीटिंग। याद रखिएगा, फेज हीटिंग में सिंस सेम फेज है तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अरे साहब, आपके पास आइस है, आइस का क्यूब है, आप इसको हीट किए, आपको आइस का क्यूब ही मिला, तो लगभग वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहा। समझ में आया? पर हाँ, फेज हीटिंग में प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है, हमेशा याद रखिएगा। और फेज हीटिंग करने के लिए जो आप हीट दे रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। थीटा मतलब टेम्परेचर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डी टी। तो आइस से आइस बना रहे हैं, कितना हीट दिए, एम एस डी टी। लिक्विड से वाटर बना रहे हैं, कितना हीट दिए, एम एस डी टी। समझ में आया? इसको बुलाते हैं फेज हीटिंग। अब हम बात करते हैं फेज कन्वर्जन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं फेज कन्वर्जन। देखिए, फेज क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को वेपर में, तो उसको बुलाते हैं फेज कन्वर्जन। तो मान लीजिए आप आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस था उसको हीट किए और आइस कन्वर्ट हो गया वाटर एज 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको बुलाते हैं फेज कन्वर्जन। सिमिलरली वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे था, इसको हीट किए, वेपर बना 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको बुलाते हैं फेज कन्वर्जन। तो याद रखिएगा, फेज कन्वर्जन में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखिए, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, आप इसको हीट किए, आपके पास फेज तो कन्वर्ट हो गया पर टेम्परेचर सेम रहा। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोबारिक प्रोसेस बुलाते हैं, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बुलाते हैं। तो फेज कन्वर्जन इस आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्वेश्चन एम्स में आया था। पर सिंस आइस से वाटर गया तो वॉल्यूम तो चेंज होना ही होना है, तो वॉल्यूम चेंज होगा फेज कन्वर्जन में। और वॉल्यूम इसलिए चेंज होगा क्योंकि आइस सॉलिड था, इंट्रामोलिकुलर फोर्स जबरदस्त था, लेकिन जैसे ही सॉलिड से वो लिक्विड में गया तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होगा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स चेंज होता है, इसलिए वॉल्यूम चेंज होता है। और सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ जो आप हीट सप्लाई करिएगा आइस से वाटर बनाने में, दैट हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू मास ऑफ दैट आइस इनटू लेटेंट हीट।
और यहाँ से लेटेंट हीट निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एम। तो अब हम बात करते हैं कि अलग अलग सिस्टम के लिए, आइस के लिए, वाटर के लिए, वेपर के लिए स्पेसिफिक हीट, एस क्या है स्पेसिफिक हीट, उसका क्या वैल्यू होता है। सिमिलरली अगर आप आइस से वाटर ले जा रहे हैं, आइस से वाटर ले जाते हैं, इसको आप क्या बुलाते हैं, आपके पास सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड ले गए तो इसको फ्यूजन बुलाते हैं। तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है वो हम देखेंगे। फिर आप क्या करते हैं, इसी का उल्टा कर दीजिए, आप वाटर से आइस जाइए तो अब क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम फ्रीजिंग बुलाते हैं। वाटर से आप आइस जाइएगा, इसको हम फ्रीजिंग बुलाते हैं। सिमिलरली आप वाटर से वेपर गए, वाटर से वेपर गए तो इसको बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली आप वेपर से लिक्विड गए, वेपर से वाटर गए तो इसको बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो इन सब के बारे में अब हम देखेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। आइस का स्पेसिफिक हीट होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहीं पे सुन लीजिए। अगर आपको कैलोरी से जूल में जाना है तो आप 4.2 से मल्टीप्लाई करिएगा, कैलोरी में 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जूल आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैलोरी पर ग्राम है और आपको जाना है जूल पर केजी में, तब आप क्या करिए, यहाँ पे 4200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब आप देखिए स्पेसिफिक हीट आइस का होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस को जूल पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए 4200 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हाफ इंटू 4200 वो आ जाएगा 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और कैलोरी पर ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 4200 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आ जाएगा 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली वेपर का वो होता तो है 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, पर हम हमेशा 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ही लेके चलेंगे। जूल पर केजी में चेंज करिए तो आपको 4200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4200 का हाफ आना तो चाहिए था 2100, पर 0.47 से हम 4200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 2000 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, वाटर और वेपर है। अब हम बात करते हैं आइस, वाटर और वेपर कन्वर्जन, वेपर फेज कन्वर्जन के लिए लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आता है 80 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर आप वाटर को आइस में ले जाइए तो उसको बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, और इसका उल्टा यानी -80 कैलोरी पर ग्राम होगा। सिमिलरली आप वाटर को वेपर में ले जाते हैं तो उसको बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो होता है +540 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन आप वेपर से वाटर ले जाइए तो उसको बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये होता है -540 कैलोरी पर ग्राम।